Hello bachcho, let's see the question. So the question says, in the depression of freezing point experiment, it is found that the option A, vapor pressure of the solution is less than that of pure solvent. Option B, vapor pressure of the solution is more than that of pure solvent. Option C, only solute molecules solidify at the freezing point. And option D, only solvent molecules solidify at the freezing point. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. अभी देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला हमारा वेपर प्रेशर का कर्व यानी ग्राफ होता है वो हम देखेंगे और उसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. सो आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से. यहाँ पे ये जो आपका एक्सिस है ये आपका डिनोट करेगा वेपर प्रेशर और यहाँ पे आपका आएगा टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर कर्व है. यहाँ ये जो लाइन है ये लाइन है आपका प्योर सॉल्वेंट का और ये लाइन आपका है सॉल्यूशन का. सो देखिए इस ग्राफ से एक बात तो आपको पक्का हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा जो प्योर सॉल्वेंट है उससे कम होगा. अभी क्यों होगा, देखिए वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो वेपोराइज, उसका वेपोराइज होने का चांसेस है, उसका नेचर में है कि वो वेपोराइज होगा एट कोई किसी भी टेम्परेचर पे. सो वो अगर एक मान लीजिए एक फिक्स टेम्परेचर में वेपोराइज हो रहा है तो उसका सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो दोज आर अवेलेबल फॉर वेपोराइजेशन. लेकिन जैसे ही आप उससे सॉल्यूशन बना दिए उस लिक्विड सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाल दिए जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर है, तो सॉल्यूट जो डाल दिए तो ऑब्वियसली जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन में वो क्या सॉल्वेंट में वो क्या होगा, वो आपके सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा. तो अगर कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये तो आप क्लियर है कि हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स पहले थे वेपोराइजेशन के लिए अवेलेबल, वेपोराइजेशन के लिए पहले जितने मॉलिक्यूल अवेलेबल थे अभी उससे कम मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे. तो अभी अगर उससे कम मॉलिक्यूल अवेलेबल है वेपोराइजेशन के लिए तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा. सो पहला पॉइंट आपका जो आएगा वो है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो आपका पहला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो तो आपका करेक्ट हो गया. अभी चलते बाकी जो स्टेटमेंट हमारे पास है. तो बी आपका गलत हो गया. अभी सी और डी के बीच में हम लोग देखेंगे. सी और बी डी के बीच में अगर हम देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका है टी एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. और आपको पता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो ये टेम्परेचर आपका आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अभी क्यों फ्रीजिंग, अभी हमको देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल्स में कौन सा सॉलिडिफाई होगा. सो देखिए हमने पहले ही जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किया था आपने पहले ही पढ़ा था कि जो सॉल्यूट हमारा होगा वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगा. तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल इन नेचर है तो क्या आपके वेपर में सॉल्यूट्स के कोई भी मॉलिक्यूल रहेंगे, क्या आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स का कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, नहीं रहेगा. सॉल्यूशन का भी जो आपका वेपर प्रेशर है जो वेपर है सॉल्यूशन का उसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही पार्टिसिपेंट रहेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सिर्फ उसमें रहेगा वो वेपर में. तो अगर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आपके वो सॉल्यूशन के वेपर में रह रहा है तो वो सॉल्वेंट के हिसाब से ही उसका वेपर प्रेशर कर्व गिरेगा ना. तो अगर उसका वेपर प्रेशर कर्व गिरेगा इस पॉइंट पे आता है फिर वो सॉलिड हो जाता है. तो ऑब्वियसली अगर आपके वेपर प्रेशर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कोई भी आप बोल सकते हैं कि जो हम बोलते हैं उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो सॉल्वेंट और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली आपका फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही सॉलिडिफाई होंगे. सो एट द फ्रीजिंग पॉइंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई. सो आपके ये आपका हो गया, अगर हम मार्क करें तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन ए.
और ये आपका हो गया ऑप्शन डी। सो आपका इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।